Hello students, welcome to DPS online classes. Today's our topic is some factors on which acceleration due to gravity depends. Okay, last जो क्लास थी उसमें हमने जो फर्स्ट फैक्टर था जो शेप थी, शेप के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे अर्थ की शेप पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है. ठीक है, अर्थ की शेप पे कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है. ओके सो जो है बेटा हमने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किस किस से अफेक्टेड होता है. बाय द शेप ऑफ द अर्थ, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड इफेक्ट ऑफ डेप्थ. इट मीन्स ऊंचाई गहराई के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू चेंज हो सकती है. नाउ सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड. देखो बेटा हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है. जी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट इनटू m अपॉन आर स्क्वायर. ये हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट के बीच में और g के बीच में जो है रिलेशन पढ़ा था. ठीक है, वी नो g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जो g है यहाँ से देखिए, ये चीज़ हम लोग जो है ये चीज़ पढ़ चुके हैं. रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे और अर्थ की जो है डिस्टेंस है, या जो हम आर स्क्वायर जो अर्थ का जो सेंटर से जो दूरी है, दो बॉडीज़ के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट. देखो g और m दोनों की वैल्यू ही कांस्टेंट होती है. g की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, और अर्थ की का जो मास है वो होता है 6 इंटू 10⁻24. ठीक है, kg में ये मास होता है. तो ये फिक्स है, ये चीज़ें तो फिक्स है ना. तो r जो है, ये डिस्टेंस जो है ये कितना भी हो सकता है. r जो है इट मीन्स जो पूरी अर्थ की जो ये वाला जो r जो है ये चेंज हो सकता है. ये आपने पढ़ा पोल और इक्वेटर पे चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है बीच में से बल्गिंग है, मतलब थोड़ी फूली हुई है, और यहाँ से जो है फ्लैट है. तो यहाँ हमारी r की वैल्यू थोड़ी कम आती है और यहाँ r की वैल्यू ज़्यादा आती है. तो r कांस्टेंट नहीं हो सकता. कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, g की वैल्यू फिक्स होती है, और यहाँ m हमने अर्थ का मास मान के किया था, तो m की वैल्यू भी फिक्स होती है. तो ये कांस्टेंट है, इसलिए g जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r के. इन्वर्सली क्यों लिखा कि 1 अपॉन आर स्क्वायर ही तो है ये, g इंटू एम इंटू 1, इसलिए 1 को हम लिखते नहीं है. तो 1 को हमने यहाँ जब और चीज़ें लिखी होती हैं तो 1 को शो करना ज़रूरी नहीं होता. सो जो g है वो इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के. सो द वैल्यू ऑफ g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना. यही चीज़ें पढ़ी ना इसमें. ये चीज़ें आप पहले भी जो है लास्ट क्लास में आप कर चुके हैं कि जो g की वैल्यू है वो जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो होता है सेंटर का, उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, मतलब उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब क्या है, एल्टीट्यूड. नाउ एज वी गो अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, the distance from center of earth increases and hence the value of g decreases. देखो बेटे ज़रा यहाँ से इस चीज़ को समझो. हम क्या बोल रहे हैं, g is inversely proportional to r square. r क्या है, अर्थ और बॉडी के बीच का डिस्टेंस है. मान लीजिए ये आप है और ये अर्थ है. आपके और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगी ये घटेगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा. अगर r बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, तो g घटेगा. क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है. डायरेक्टली में तो क्या होता है कि दोनों बराबर बढ़ते हैं या दोनों बराबर घटते हैं. इन्वर्सली में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया कि g क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. इज इट क्लियर. अब ज़रा देखो क्या बोला है कि एल्टीट्यूड से g की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ऊंचाई से कैसे चेंज होती है. जैसे जैसे बेटा हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं,
जो अर्थ का जो सेंटर है उससे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सेंटर जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है हमारा, है ना। अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपके पीछे, जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर, एक तो आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं तो डिस्टेंस नहीं है, एक जब आप किसी पहाड़ पे जाएंगे तो आपके बीच में और अर्थ के बीच में एक डिस्टेंस होगा, है ना। जैसे आप अगर यहाँ चले जाते हैं तो अर्थ की सरफेस से, अर्थ की जो सरफेस है उससे तो आप बहुत ऊपर, एक डिस्टेंस बन गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से आपके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि g की वैल्यू घटेगी। सो विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड g डिक्रीजेस। एल्टीट्यूड के साथ में जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा g की वैल्यू डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर? ये फैक्ट समझ आया क्या है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे g डिक्रीज होगा, ठीक है। एज वी गो अप द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद हाइट। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे ऊपर जाएंगे वैल्यू जो है g की घट जाएगी। क्यों? इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट माउंटेन देन ऑन प्लेन। इसीलिए बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो माउंटेन्स पे ज़्यादा होती है, माउंटेन्स पे जो है कम होती है और प्लेन्स पे ज़्यादा होती है, ठीक है। माउंटेन्स पे कम होती है और प्लेन्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, माउंटेन्स पे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। दो बॉडीज़ के, अर्थ और बॉडी के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है। क्लियर? ये चीज़ें समझ आई कि इफेक्ट क्या है इसका। ओके, ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अब बात करते हैं बेटे गहराई की, कि गहराई, अगर हम गहरे जाते हैं, अगर हम मान लीजिए समुद्र के अंदर जाते हैं या हम माइंस वगैरह खोदते हैं, मतलब बहुत गहरे अगर अर्थ के अंदर गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम ज़ीरो। धीरे धीरे घटती जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगी जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे, और लास्ट में कितनी बन जाएगी? लास्ट में बन जाएगी ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस एंड डिक्रीजेज विद डेप्थ एंड बिकम ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए बेटा क्या है, मैक्सिमम होती है जो सरफेस के ऊपर, जैसे अभी हम सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं, तो यहाँ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है। आप जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और एंड में ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड में कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज इट क्लियर? नाउ सम डिफरेंसेस बिटवीन g एंड g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। g इज द एक्सेलरेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो ये g जो होता है ये एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन? अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट में क्या है? g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। इट मीन्स g क्या है? यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच में एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। दो बॉडीज़ के बीच में क्या किया जाता है? एक्सपीरियंस किया जाता है, ये वो फोर्स है, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, या g से आप समझ सकते हैं, अगर कैपिटल G लिखा है इट मीन्स यहाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच में एक्सपीरियंस किया जा रहा है। इज क्लियर? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फर्स्ट पॉइंट समझ आया
कि जी क्या है, स्मॉल जी इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब बॉडी फ्रीली फॉल होती है, ऊपर से नीचे गिरती है फ्रीली, ठीक है। देन सेकेंड इज एसआई यूनिट, जो जी की है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी एसआई यूनिट देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसकी वैल्यू 9.8 होती है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसकी एक डायरेक्शन हो, और ये जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है। सो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, यस अभी तो हमने पढ़ा जी की वैल्यू हाइट, डेप्थ और अर्थ की शेप के साथ चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर आप माउंटेन्स में जाएंगे तो चेंज हो जाएगी जी की वैल्यू, लेकिन जी को तो बोलते ही, ये जो कैपिटल जी है इसको तो बोलते ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, पढ़ा था ना हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी चले जाइए 6.67 ही रहनी है। द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे ही आप अर्थ सेंटर में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल अर्थ के एकदम सेंटर में पहुंच जाएंगे, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इस जी की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, कैसे जो है बॉडीज अर्थ ग्रेविटी के अंदर मोशन करते हैं, जैसे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स भी कैसे मोशन करती हैं, अर्थ ग्रेविटी की वजह से। ऑल ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स of the earth with constant acceleration, hence their motion is uniformly accelerated motion। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या होता है, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली गिर रही है, तो वो जो है क्या होगा, उसका मोशन भी क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये कुछ इक्वेशंस है, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि v क्या होता है, यू ए टी। लेकिन जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात होती है, जो बॉडीज फ्रीली फॉल करती हैं, तो एक्सेलरेशन की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, और डिस्टेंस की जगह हम हाइट लेंगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल मोशन जो, वेट अ मिनट, ओके, देखो बेटे अर्थ ग्रेविटी के अंदर भी चीज़ें मोशन करती हैं। भाई अर्थ ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब वो मोशन कर रही है ना, मोशन हो रहा है उसमें। इसलिए हम यहाँ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर भी मोशन की इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने मोशन में पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विथ टाइम। v is here for final velocity and u is here for initial velocity। तो देखिए इनिशियल और फाइनल तो चेंज होनी नहीं है, भाई कोई भी चीज़ है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगी, तो उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर वो अपने एक फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाएगी, तो वहाँ पे जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। टाइम है, टाइम भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ फ्रीली फॉलिंग केस में क्या है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, सॉरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो हमने पढ़ा उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब फ्रीली फॉलिंग का केस हो, बॉडी के फ्रीली फॉलिंग का केस हो, तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो बस डिफरेंस यहाँ क्या आया, ए की जगह आपने क्या लिखा, जी लिखा। ए की जगह आपने क्या लिखा, जी लिखा। इज इट क्लियर? ओके। द सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने मोशन की इक्वेशन में पढ़ा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बेटा एस का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। दिस इज शोड बाय एस, ओके। दो जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एस से शो करते हैं। यहाँ जो है क्योंकि चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो एक हाइट है, यहाँ भी दो पॉइंट है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आ रही है, लेकिन ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस केस में हम एस की जगह एच यूज़ करते हैं, क्योंकि एक हाइट होती है। कोई भी चीज़ या तो आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी बॉडी, या आप ऊपर से नीचे अगर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो एक हाइट से आपने उसको फेंका है,
तो यहाँ पे s की जगह हम h यूज़ करते हैं और a की जगह हमने क्या यूज़ किया है, g। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट इक्वेशन विच इज़ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सेम है, a और s की जगह जो है आपको g और h यूज़ करना है। सो ये इक्वेशन, क्योंकि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी मोशन तो होता है, तो अगर कांस्टेंट मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो हम ये इक्वेशंस लगा सकते हैं। द एक्सेलरेशन a इज रिप्लेस्ड बाय g, s इज रिप्लेस्ड बाय हाइट h। ओके, जो एक्सेलरेशन है g की जगह, जो a की जगह हम s यूज़ करेंगे और s की जगह हम h यूज़ करेंगे। क्लियर? सो ये इक्वेशंस ऐसे हो जाएंगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को हमने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमने ऐसे जो है कर दिया मॉडिफाई, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as को हमने इस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये साइन कन्वेंशन है, ये थोड़े से इनके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ लेना है, इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है? When an object is falling vertically downward then g is taken as positive. Okay? Look here. अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, कोई बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, क्योंकि कोई बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे आई, तो अर्थ ग्रेविटी किस साइड लगी, जी जो है वो इसी साइड, इट मीन्स मोशन भी इसी साइड हो रहा है, और जी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में हो रही हैं, है ना। जिस साइड मोशन हो रहा है, जिस साइड अर्थ ग्रेविटी लगती है, उसी साइड मोशन हो रहा है। ओके, सो इस केस में हम जो है जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। कैसी लेंगे? पॉजिटिव। इट मीन 9.8 जो है इसको आपको पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, 0 से धीरे धीरे बढ़ती है वैल्यू। ठीक है, पहले 0 पे होती है और फिर जैसे ही आप नीचे डालते हो जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स आपको इस केस में पॉजिटिव लेना है। जब चीज़ को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसलिए 9.8 जो है ये नेगेटिव लिया जाता है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 0। देखो यहाँ से समझो बेटा क्या बोला है यहाँ पे, कि जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बॉल को तो हमने मोशन ऊपर कराया है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और लास्ट में जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी ये बॉल, जहाँ से इसको वापस आना है, वहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वो फाइनल वेलोसिटी होती है ना हाइट पे पहुँचने की, एक हाइट पे पहुँचने की फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो v आपको कितना लेना है? 0, क्योंकि ऊपर जब हम चीज़ को फेंकते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती होती वो लास्ट में कितनी बन जाती है? 0 बन जाती है। ठीक है, सो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब वापस जब ऊपर से नीचे आएगी तो जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी तरफ आ रही है वापस, इस केस में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इस केस में u 0 हो जाएगा। कैसे? देखो कोई बॉल है बेटा, जैसे एक तो सीधा केस देख लेते हैं, कोई बॉल ऊपर से नीचे आई, तो इस केस में u 0 लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी और 0 से वो धीरे धीरे बढ़ी। या फिर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जब फेंका तो यहाँ वो एक स्टेज पे, एक हाइट पे पहुँच के कितनी हो गई? वेलोसिटी 0। अब यहाँ से जैसे ही वो वापस आना स्टार्ट करेगी तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 0 से अब धीरे धीरे उसकी बढ़ेगी, क्योंकि 0 से वापस नीचे आ रही है ना, मोशन तो अभी कर रही है। अगर वेलोसिटी उसकी 0 ही होती तो वो मोशन ही नहीं करती,
लेकिन रुकी और रुक के वापस आई, तो जब रुकी तो 0 हुई, मतलब v 0 हुआ, और अब वापस नीचे आ रही है तो यहाँ पे u भी कितना हो गया 0, और अब वापस नीचे आएगी तो यहाँ इसका v आ जाएगा। भाई जहाँ जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, जहाँ से चीज़ें चलना स्टार्ट करती हैं वो u होती है, फाइनल पॉइंट पे v हो जाती हैं। दोबारा समझो, चीज़ को आपने ऊपर फेंका, यहाँ पहुँची, मान लो बॉल है यहाँ पहुँची, यहाँ जाने के बाद में एक इंस्टेंट टाइम के लिए वो रुकेगी, तो यहाँ से चलिए ये u था इसका ऊपर जाने के लिए, कहाँ ऊपर जाने के लिए ये u था, धीरे धीरे u जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज होती गई, और यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही अगर बॉल रुकी, रुकने का मतलब 0, तो यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। एक छोटे से टाइम के लिए वो रुकेगी, फिर अब वो वापस नीचे आएगी, क्योंकि जिस भी चीज़ को हम नीचे फेंकते हैं वो वापस ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे आती है। अब इस केस में क्या होगा बेटा, वापस भाई रुकी और रुक के वापस मोशन किया, तो रुक के वापस मोशन किया, इट मीन्स अब u वापस मोशन स्टार्ट किया ना, तो वापस u से स्टार्ट करेगी, तो यहाँ u कितना है 0, धीरे धीरे बढ़ेगा और लास्ट में यहाँ हाईएस्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको जो है याद रखना है। इज इट क्लियर? सो आपको इस केस में u जो है वो 0 लेना है। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो v 0, ऊपर से नीचे आ रही है तो u 0। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही है तो g माइनस लेना है, और ऊपर से नीचे आ रही है कोई बॉडी तो g प्लस लेना है। ठीक है, इतना समझ आया? ये साइन कन्वेंशन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छे से करना है। देन आफ्टर अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इट हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। देखो बेटा, जी आपको 10 लेना है। यहाँ आपको क्या बोला है, एक बॉडी है जिसको 30 मीटर हाइट से जो है नीचे ड्रॉप किया गया। ठीक है, 30 मीटर हाइट से इस बॉल को जो है नीचे ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप किया गया है बेटा, ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो u तो इसका पहले ही 0 हो गया, आपको पता है ना। u कितना हो गया 0। आपको 20 मीटर हाइट पे निकालना है। कितने पे निकालना है? 20 मीटर। कि 20 मीटर पे जब ये पहुंची तो कितनी इसकी वेलोसिटी हो गई। आपको पता है चीज़ को ऊपर से नीचे फेंका है, तो अभी मैंने बताया जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो u 0 हो जाएगा, तो u 0 है, h आपका 20 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 लेना है, बोला हुआ है इसमें, तो 10 जो है ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। इक्वेशन जो सुटेबल लगती है आपको, तीनों इक्वेशंस में देखो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं, वही होगा। आपको निकालना क्या है, आपको v निकालना है, u भी आपके पास है, g भी आपके पास है, h भी आपके पास है, तो वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। v की वैल्यू आप पुट कीजिए, v की वैल्यू आपको निकालनी है, u की वैल्यू आप पुट कीजिए, कितनी करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 2, g की वैल्यू मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू हाइट कितनी है 20 मीटर हाइट पे ही निकालनी है आपको, तो कोई ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना, 20 लिख दिया। अभी 20 पे निकालना है, 20 लिख दिया। अब जो है 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा 400। तो 0 + 400 कितना होता है 400, और जब आप v स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो 400 रूट में आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल था, ये रिवीजन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमने पढ़ा है ये वही चीज़ें हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की हाइट, डेप्थ और शेप के साथ में चेंज होती है। जो मैक्सिमम जो है रेडियस जो है अर्थ की मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और मिनिमम होती है मिनिमम एट द इक्वेटर, सॉरी मैक्सिमम एट द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, नहीं पोल पे होती है बेटा मिनिमम। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मिनिमम एट द पोल्स, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। एक मिनट, सॉरी मेरे समझने में वो हो गया। रेडियस अगर मैक्सिमम है इक्वेटर पे तो जी की वैल्यू मिनिमम होगी।
क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, है ना। तो रेडियस अगर मैक्सिमम है तो जी कितना होगा, मिनिमम होगा। और अगर रेडियस जो है, यहाँ देखिए रेडियस पोल्स पे जो है मिनिमम होती है, तो पोल्स पे जी की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो याद रखना इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, और अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, और जैसे ही आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने जो है 3 इक्वेशंस पढ़ी, कौन कौन सी थी, मोशन के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ भी मोशन ही होता है ना ग्रेविटी की वजह से, तो मोशन के ऊपर आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, सो ये आपका रिवीजन था, रिवाइज कीजिए, पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।